माँ कैसी हो? फ़ोन पर काजल की चहकती आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता कैसी है? माँ वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी-पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपा रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। माँ, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 20,000 आप दे दें तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत उसने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी तुम तो जानती ही हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर कितना खर्च हुआ है। लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से निशा की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे पापा से बात करूँगी। रेखा ने बात वहीं समाप्त करने की गरज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फ़ोन पर ही वाद-विवाद करने लगती। ठीक है माँ, शाम को फिर बात करूँगी, लेकिन पापा से पूछ ज़रूर लेना। काजल ने फ़ोन रख दिया था। एक बार फिर रेखा की आँखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता-पिता उसके विवाह में इतना खर्च कहाँ से कर पाए हैं? सोचते हुए रेखा ने एक लंबी साँस ली। सुधीर ऑफ़िस और निशा कॉलेज जा चुकी थी। करने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वह हमेशा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यहीं व्यतीत होता है। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई-बुनाई करती, पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मार-काट तथा उठा-पटक वाली राजनीति से भरे अखबार में भी उसका मन नहीं लगा। स्वयं को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न से वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। ना चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार-बार उनकी आँखों के सामने उड़-उड़ कर उसे बेचैन करने लगे। काजल और निशा उनकी बेटियाँ हैं। शुरू से ही वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही हैं, चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश भ्रमण के टूर। उसके अ, उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी। फिर भी अफ़सोस नहीं हुआ, यह सोचकर खुश होती रही कि वह अपना कर्तव्य का भली-भाँति निर्वाह कर रही है। आखिर बचपन की छोटी-छोटी बातें ही तो बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती है। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। बरसों बाद जब एसी खरीदने का सुधीर का मन बना तब पहला एसी भी उसने काजल और निशा के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह ना आए कि मम्मा-पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको स्कूटी खरीदवा दी थी, जिससे वे ठीक से पढ़ पाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में साइकिल से आने-जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगे। यह सोच नहीं पा रही थी कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो काजल उसे समझना ही नहीं चाह रही है। अब महसूस हो रहा था कि माता-पिता को बच्चों की माँग को पूरा करते समय यह एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज़ की उसने माँग की है, क्या वह उनके लिए आवश्यक है या वह दूसरों की देखा-देखी उसको लेना चाह रहा है। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वे अपनी अनुचित माँगों पर अंकुश रख सकें। शुरू से ही हर अभाव से दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही काजल और निशा थोड़ी स्वार्थी और ईर्ष्यालु होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उसकी सहमति की मुहर लगवाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पर वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती गई कि वे अभी बच्ची हैं। अगर वे अपनी माँगें उनके सामने नहीं रखेंगी तो और किसके सामने रखेंगी? उनकी खुशी के लिए सुधीर मन मार कर सेविंग में से पैसे निकाल कर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे। पर अब लग रहा है कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा, असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता है। वे यह नहीं सोच पाती थी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता-पिता को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। निशा छोटी होने के बावजूद भी काजल की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि काजल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचती थी। रेखा ने सुना था कि लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा अपने माता-पिता से बेहद प्यार करती है। उन्हें कभी कोई दुःख नहीं देती, घर में काम में माँ का हाथ बटाती है, पर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। काजल निशा के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर है। काजल जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर-सपाटे में व्यस्त रहती, वहीं निशा को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। दोनों ही अपने-अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती कि उनके पास बैठने या बातें करने का भी उनके पास समय नहीं था। उसके पास आती भी तो सिर्फ़ काम से या जब उन्हें पैसे चाहिए होते।
घूमने फिरने के बावजूद काजल ने दिमाग अच्छा पाया था, इसलिए पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टरी की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दम भी होती चली गई। मुंह से इच्छा निकली नहीं कि पूरी होनी ही चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी रेखा उसकी इस आदत पर टोकती तो सुधीर कहते, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेंगी तो कहाँ करेगी। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी अंत कभी अंत होता है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर सुधीर कहते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा। वे खुश है तो हम खुश। पैसे का क्या, वह तो हाथ का मैल है। जब है तब तो खर्च कर पा रहे हैं। काजल की डॉक्टरी की पढ़ाई समाप्त होते ही अब उसका घर बसाने की चिंता प्रारंभ हो गई। कई लड़के देखने के बाद अमित पसंद आया। वह भी डॉक्टर था। सपनों को पंख तब लगे जब उसने तथा उसके घर वालों ने भी काजल को पसंद कर लिया। इससे भी अधिक खुशी इस बात की थी कि उनकी कोई मांग नहीं थी। तारीख तय होते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। घर की पहली शादी थी, इसलिए रेखा और सुधीर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन वह और सुधीर विवाह में दिए जाने वाले सामान की लिस्ट बना रहे थे कि काजल आ गई। लिस्ट देखकर बोली, पापा आपने इसमें फ्रिज तो लिखा ही नहीं है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए कृपया पार्ट 2 देखें।